हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका सोशल स्टडी विद एसएसपी में। लास्ट क्लास में हमने 9th क्लास के चैप्टर पे वीडियो बनाया था। आज हम 10th क्लास के चैप्टर पे वीडियो बना रहे हैं। 10th क्लास का जो आपका चैप्टर है उसका नाम है चैप्टर 1, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो इस चैप्टर में, जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर में भी किया था, 9th के चैप्टर में भी यही किया था कि मिडल ऑफ चैप्टर्स क्वेश्चंस किए थे, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सीबीएसई का जो न्यू पैटर्न आया है, पैटर्न 2022, उसके अकॉर्डिंग भी यही है कि मोस्ट ऑफ स्कूल्स इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे कि मिडल ऑफ चैप्टर्स क्वेश्चंस दिए जाएँ। तो स्टूडेंट्स, हमने मिडल ऑफ चैप्टर्स कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं इस बुक में। इस चैप्टर में टोटल 65 क्वेश्चंस हैं। तो उस 65 क्वेश्चंस में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस, जो कि टोटल 8 क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये जो 8 क्वेश्चंस हैं ये सीक्वेंस वाइज लिए गए हैं। मींस कि आपके बुक में जिस तरह से दिए गए हैं सीक्वेंस में, पेज टू पेज एंड टॉपिक टू टॉपिक, उस हिसाब से ये क्वेश्चंस किए जाएंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। हमें पहले ये जानना है कि राइज का मतलब क्या होता है, फिर हमें ये जानना है नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है। यूरोप तो खैर आप लोग जानते ही होंगे कहाँ पर है। राइज ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी होती है, एक ऐसी भावना होती है जिसके थ्रू आप अपने कंट्री को या अपने स्टेट या अपने नेशन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा लव करते हैं और उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की चाहत रखते हैं, डिज़ायर रखते हैं। सेम उसी तरह से जैसे कोई आर्मी अपने कंट्री के लिए करती है। आर्मी की बात हो रही है, पुलिस की नहीं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है कि नेशनलिज्म क्या होता है, पहले हमें ये मालूम होना चाहिए। राइज ऑफ नेशनलिज्म का मतलब है, एज वी नो कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। आप सभी को पता होगा कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था और उसके बाद कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहे यूरोप में। अब चेंजेस की क्यों नीड होती है? देखिए क्या होता है कि अगर हमारे आस पड़ोस मीन्स हमारे नियर बाई कंट्रीज़ में कुछ भी अगर होता है तो उसका इफेक्ट हमारी कंट्रीज़ में भी पड़ता है। फॉर एग्जांपल श्रीलंका में अभी जो भी हुआ, तो उसका आप इफेक्ट देख सकते हैं कि यहाँ की गवर्नमेंट थोड़ा सा इस मामले में अलर्ट है कि ऐसा कुछ ना हो जैसा कि श्रीलंका में हुआ था। इसी तरह से अगर फ्रेंच में कुछ हुआ है तो उसका इफेक्ट उसके नियर बाई कंट्रीज़ में पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, चोगोस्लाविया और उसके आसपास जो भी कंट्रीज़ हैं उसमें उसका बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ तक कि इंग्लैंड में भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो हमें ये देखना है कि नेशनलिज्म की भावना, यानी कि जो आइडियोलॉजी है, वो कहाँ से आई और क्यों आई और उसकी नीड क्यों हुई। तो इसके लिए हम टॉपिक पे दोबारा आते हैं। ये आपका जो चैप्टर है काफ़ी लेंथी चैप्टर है। आई होप सो कि इस चैप्टर को हम 2 पार्ट्स में कंप्लीट कर दें। अगर नहीं होता है तो मे बी ये 3 पार्ट भी बनेगा। वीडियो ज़्यादा बड़ी ना बने, इसलिए बहुत कम क्वेश्चंस लिए गए हैं, इनके आंसर भी बहुत शॉर्ट में दिए गए हैं। बाकी आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा, उसमें सभी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, मिडिल ऑफ चैप्टर क्वेश्चंस दिए हुए हैं। आप ये बुक जब भी देखें या ये वीडियो जब भी देखें, अपने पास 10th क्लास की एनसीईआरटी की बुक ज़रूर रखें, तो ही आपको ये बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। बाकी वैसे अगर आप एज ए इंट्रोडक्शन पढ़ना चाहते हैं तो इसको वैसे भी देख सकते हैं। सो वी नाउ कम टू अगेन ऑन द टॉपिक। ओके, आपके चैप्टर की स्टार्टिंग होती है एक पर्सन, दैट्स नेम इज़ फ्रेडरिक सोरियो। सो हु वाज द फ्रेडरिक सोरियो? फ्रेडरिक सोरियो वाज अ फ्रेंच आर्टिस्ट। ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट था जो कि 1848 में इसने एक पेंटिंग बनाई थी, जिस पेंटिंग के माध्यम से ये कहना चाहता था कि वर्ल्ड को पूरा यूनाइट होना चाहिए, यानी यूनिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई किसी पे अटैक कर रहा है या कोई किसी पे डोमिनेट कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरा वर्ल्ड एक ही होना चाहिए, सब एक ही तरह से आगे बढ़ें और सब अपने अपने शांति से जिए। ये किसका मानना था? फ्रेडरिक सोरियो का। ओके, नेक्स्ट आते हैं। इसी सीरीज में क्वेश्चन नंबर 6 होगा, हु वाज अर्नेस्ट रेनन। अर्नेस्ट रेनन कौन थे? तो ही वाज अ फ्रेंच फिलोसफर। जो अर्नेस्ट रेनन थे वो फ्रेंच फिलोसफर थे। आपको इनके नाम याद रखने हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इनको याद करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए स्पेशली यहाँ पे लिखे गए हैं। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्वेश्चन मैंने आपको सर्कल कर दिया है। और आपका ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एंड ये भी क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये जो क्वेश्चन सर्कल नहीं किए गए हैं, ये जो वर्ड्स हैं याद नहीं होते हैं, जो
पर्सनैलिटीज़ हैं ये याद नहीं होती हैं, इसलिए आपको स्पेशली वीडियो के माध्यम से बताया जा रहा है। होप सो कि आप इसको ध्यान से समझेंगे और इसे याद रखेंगे। तो फ्रेडरिक सोरियो मैंने आपको बता दिया। अर्नेस्ट रेनान जो थे वो भी फ्रेंच से ही रिलेटेड थे, वो एक फिलोसफर थे और ये एक आर्टिस्ट थे। फिलोसफर कब से कब तक थे, आपको ये डेट भी याद रखनी है, आपके आगे किसी एग्जाम में भी काम आ सकता है, कंपटीशन एग्जाम में। तो 1823 से 92 के बीच में ये क्या थे, फिलोसफर रहे थे। और इन्होंने एक लेक्चर दिया था नेशनलिज्म पे। लेक्चर दिया था किस पर, नेशनलिज्म पे एक लेक्चर दिया था। कहाँ पर, सरबॉन में। अब ये सरबॉन कहाँ है, सरबॉन जो है वो LA यानी कि लॉस एंजल्स में है, जो कि दैट इज सिचुएटेड इन USA एज यू नो। एंड दिस लेक्चर वाज डिलीवर्ड ऑन द 1882 में डिलीवर्ड किया गया था। किस टॉपिक पे किया गया था, नेशनलिज्म पे। किसने किया था, रेनान ने। कब किया था, 1882 पे। कहाँ किया था, LA। और LA कहाँ है, USA। बस आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। नेक्स्ट है आउटकम्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन फ्रांस। देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन का आउटकम यानी कि जो इफेक्ट है वो पूरे वर्ल्ड में पड़ा था, लेकिन फ्रेंच में क्या इफेक्ट पड़ा था वो हमसे पूछा गया। तो हम इसका आंसर देंगे, जो कि आपके बुक में क्वेश्चन नंबर 11 है। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड। हाइम्स किसे कहते हैं, अपने देश के लिए कुछ लाइक दैट एंथम हो गया, कुछ भजन हो गया, कुछ इस टाइप से गाना जो कि देश की ओर समर्पित आपको करें, उसे कहते हैं हाइम्स कहते हैं। एंड ओथ्स वर टेकन। ओथ्स यानी कुछ शपथ लेना कि आज से सारा काम छोड़ के हम अपने देश का ही ध्यान रखेंगे और अपने देश के लिए ही सब कुछ करेंगे। दैट इज कॉल्ड ओथ्स। एंड यूनिफॉर्म लॉ, एज ऑल ऑफ वी नो दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म मीन्स एक ही तरह से चलना, एक ही स्पीड में चलना और सबके लिए चलना, ठीक है। तो उसे कहते हैं यूनिफॉर्म लॉज। इट मीन्स कि ये 3 चेंजेस किए गए थे। कुछ हाइम्स कंपोज किए गए थे, ओथ्स कुछ इसमें ऐड किए गए थे और यूनिफॉर्म लॉ लेके आया गया था पूरे फ्रेंच में। देखिए यूनिफॉर्म लॉज जो है वो इंडिया में लाने की भी बात चल रही है, मोदी जी बहुत जल्द इस पर काम करने वाले हैं। यूनिफॉर्म लॉ वो होता है वन नेशन वन लॉ। हमारे यहाँ ऐसा है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन सबके लिए अलग अलग लॉ हैं। तो उन सभी लॉ को एक जैसा कर देना, अगर ऐसा कर देते हैं तो सभी लॉज जो हैं वो एक जैसे हो जाएंगे। डजेंट मैटर whether any person belongs to Muslim, Hindu and whatever. Okay, now we come to the next topic. Next topic is a very important topic that is known as Civil Code of 1804. सिविल कोड ऑफ 1804 से पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, उसके जस्ट बाद एक कह सकते हैं आपकी एक पार्लियामेंट टाइप की फॉर्म होती है जिसको जैकोबिन क्लब कहते हैं। तो जैकोबिन क्लब का एक मेंबर था, उस मेंबर से बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस की गई थी कि वो हमें इस प्रॉब्लम से निकाल देंगे, क्योंकि जो वहाँ का फ्रेंच का जो रूलर था, हिज नेम वॉज लुई 16। क्या नाम था, रूलर ऑफ फ्रेंच, क्या नाम था इसका, लुई 16। अब 16 क्यों होगा ये आप लोगों को पता ही है, क्योंकि इससे पहले लुई नाम के 15 लोग आ चुके होंगे रूलर। और ये किस फैमिली से था, बर्बन फैमिली से। तो आपको ध्यान रखना है कि लुई 16 जो था बर्बन फैमिली से था एंड ही वॉज अ मोनार्की। वो एक तानाशाही शासक था, जनता के बारे में कुछ नहीं सोचता था। इसके टाइम पे जो फ्रेंच थे वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड थे। इस पे मैं वीडियो बना चुका हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन पे, आप वीडियो देख सकते हैं, मैं इसका लिंक भी उसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ओके, तो रूलर ऑफ फ्रेंच यानी कि जो लुई 16 था, उसके बाद जैकोबिन क्लब का जो मेंबर था वो उसने 1 साल या 1.5-2 साल उसने रन किया गवर्नमेंट, बट उससे गवर्नमेंट रन नहीं हुई जैसा कि लोग ने उससे एक्सपेक्टेशन की थी, तो उसको हटना पड़ा। देन आफ्टर कौन आता है, नेपोलियन। नेपोलियन जो है वो इन्हीं के सेना का हेड होता है, सेनापति होता है, बट नाउ ही इज सेटल्ड एज अ किंग। और इसके साथ साथ जब वो फ्रांस में अपना दबदबा कायम करता है, रूल कायम करता है, तो उसके बाद वो आसपास के जो भी कंट्रीज़ हैं वहाँ भी सबको आना यानी सबको दबाना शुरू कर देता है। वो ये चाहता है कि उसकी आइडियोलॉजी हर कोई फॉलो करे। देखिए हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो नेपोलियन था वो पूरी तरह से नेगेटिव कैरेक्टर भी नहीं था और पॉजिटिव भी नहीं था। नेगेटिव इसलिए नहीं था क्योंकि उसने कई अच्छे वर्क भी किए हैं, वो आप अपने इस बुक के पेज नंबर
8 में पढ़ लेंगे, जो कि आपकी 10th क्लास की बुक है। 8 और 9 को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि उन्होंने क्या क्या किया था नेपोलियन ने, और कैसे कह सकते हैं कि वो ना तो पॉजिटिव वे में उनको लिया जा सकता ना नेगेटिव वे में। पॉजिटिविटी तो उनके अंदर थी, नेगेटिविटी बहुत कम थी। नेगेटिविटी में ये कह सकते हैं कि राइट टू वोट उन्होंने नहीं दिया था, डेमोक्रेसी नहीं थी। और पॉजिटिव में ये कह सकते हैं कि उन्होंने कुछ वैसे काम किए थे जो हर कोई नहीं कर पाया था, और उसी में से एक काम है सिविल कोड ऑफ 1804, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज नेपोलियनिक कोड। नेपोलियनिक कोड इसलिए कहते हैं क्योंकि नेपोलियन ने ही इसे लॉन्च किया था। और इसमें क्या किया गया ये देखिए, डिड अवे ऑल प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, प्रिविलेज्ड उसे कहते हैं विशेष अधिकार को, एस्टेब्लिश्ड इक्वालिटी एंड सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी। इन्होंने राइट टू प्रॉपर्टी एक सिक्योर की थी कि सबको राइट टू प्रॉपर्टी दी जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए कि समाज में किसी के पास कम है किसी के पास ज़्यादा है, सबको एक समान राइट दिया जाएगा। किसने बोला था ये? नेपोलियन ने। और एस्टेब्लिश इक्वालिटी, इक्वालिटी इन्होंने एस्टेब्लिश की थी, समानता इन्होंने सबके सामने एक जैसी कर दी थी। और सबसे मेन जो है कि प्रिविलेज्ड, प्रिविलेज्ड किसे कहते हैं? विशेष अधिकार, जो कि उस समय के राजा महाराजा या उनके जानकार या उनके फैमिली मेंबर को जन्म से ही मिलते थे। कि वो किसी राजा की फैमिली में पैदा हुआ तो अपने आप ही एक लॉयल फैमिली कहलाएगा, रिच फैमिली कहलाएगा, उसको सभी तरह के राइट्स दिए जाएंगे, प्रिविलेज दिए जाएंगे, बहुत सारे। आप लोग समझ सकते हैं कि प्रिविलेज्ड बाय बर्थ का क्या मतलब होता है। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, हु वॉज कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज। देखिए कार्ल कैस्पर फ्रिट्ज कौन था? ही वॉज अ जर्मन पेंटर। कौन था? जर्मन पेंटर, हु पेंटेड और क्रिएटेड अ ट्री ऑफ लिबर्टी। देखिए ट्री ऑफ लिबर्टी में भी एक क्वेश्चन है, मैंने आपको दिया है इसमें, ये आपको देखना होगा कि ट्री ऑफ लिबर्टी में क्या कहना चाह रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, आपको लिंक में मिल जाएगा, ये मिडल ऑफ चैप्टर्स के क्वेश्चन में मिल जाएगा, उसमें आंसर भी मार्क दें तो आप उसमें देख लीजिएगा कि ट्री ऑफ लिबर्टी क्या होता है। ट्री ऑफ लिबर्टी एक सटायर था, एक आयरॉनिक वर्ड यूज़ किया गया है, एक टैग यूज़ किया गया है। एक्चुअल में जो ट्री ऑफ लिबर्टी है वो वैसा नहीं है जैसा कि इसका प्रोनाउंसिएशन है, जैसा कि सुनने में लग रहा है, ये कुछ और ही है। क्या है ये आप खुद देख लीजिएगा। बाकी ही वॉज अ जर्मन पेंटर, हम बात कर रहे हैं कार्ल कास्पर फ्रिट्ज की कि उन्होंने क्या क्रिएटेड किया था? ट्री ऑफ लिबर्टी। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, कोरियर ऑफ राइनलैंड। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइनलैंड, सबसे पहले हम देखते हैं कि राइनलैंड है कहाँ। तो राइनलैंड जो है इट इज सिचुएटेड इन जर्मनी एंड 792 किलोमीटर फ्रॉम फ्रांस। 792 किलोमीटर फ्रॉम फ्रांस मीन्स कि फ्रांस इसके साउथ में है। तो आप कह सकते हैं कि अगर ये फ्रांस है तो यहाँ से 792 किलोमीटर आगे क्या पड़ेगा आपका? राइनलैंड। ठीक है, ये आपका राइनलैंड मान लेते हैं, ये आपका राइनलैंड है। और यहाँ से आपका 500 किलोमीटर क्या पड़ेगा? एक जगह है आप यहाँ पे देख सकते हैं, लिप्जिग। क्या पड़ेगा? लिप्जिग। तो ये जो प्लेसेस हैं राइनलैंड एंड लिप्जिग बोथ प्लेसेस आर सिचुएटेड इन जर्मनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसने क्या किया नेपोलियन ने कि 1813 तक, मीन्स कि 1813 तक, उससे पहले तक उसने जो भी आसपास के, एज आई टोल्ड यू कि जो भी आसपास के क्षेत्र थे उस पर उसने अपना कब्जा जमा लिया। और अब वो थोड़ा दूर जाना चाहता था। थोड़ा दूर यानी कि कितने दूर चला गया? वो 792 किलोमीटर दूर चला गया। कहाँ पे? राइनलैंड में। तो राइनलैंड में उसने कब्जा कर लिया। अब उसने सोचा कि मैं लिप्जिग पे भी कब्जा करूंगा, दैट वाज सिचुएटेड इन द 500 किलोमीटर नॉर्थ इन फ्रॉम द राइनलैंड। तो उसने उसको भी जाना चाहा, लेकिन जब उसने उस पर कब्जा करने की कोशिश की, उस पर रूल करने की कोशिश की, वहाँ पर अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करने की कोशिश की, तो इसके आसपास के जो राइनलैंड के जो एरियाज थे, जो इसके एम्पायर थे, वो उसके हाथ से निकलने लगे। और इस चीज़ को शो किया गया है कैसे? इस चीज़ को शो किया गया है आपको कोरियर ऑफ राइनलैंड के। मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहूँगा जो कि आपके बुक में बना हुआ है, मे बी आपके एग्जाम में आ जाए कि ये किस तरह से वर्क करता है। ये आप देख सकते हैं कि इसके पीछे जो ये कोरियर जो डिज़ाइन किया गया है, जो चीज़ें निकलती आ रही हैं, वो इस बात को शो कर रहा है कि मैं आपको और पास से दिखाता हूँ, वो इस बात को शो कर रहा है कि ये कंट्रीज़ हैं, ये एम्पायर्स हैं जो उसके हाथ से निकल गए हैं। और ऐसा उसका नुकसान हुआ है। क्यों नुकसान हुआ है? क्योंकि बैटल ऑफ लिप्जिग में उसकी हार हुई थी। नेपोलियन लॉस्ट ऑल आफ्टर डिफेंड इन लिप्जिग इन 1813। 1813 में जब उसकी लड़ाई हुई थी तो उसकी वहाँ पे हार हुई थी। तो उसके आसपास, राइनलैंड के आसपास उसने जो भी अपने अंडर में किया था सब उससे आज़ाद हो गए थे, सब उसके हाथ से निकल गए थे।
ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज हैम्सबर्ग एम्पायर। हैम्सबर्ग एम्पायर क्या था? देखिए हैम्सबर्ग एम्पायर के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं दी गई है, जितनी दी गई है उसके अकॉर्डिंग आप ये देखेंगे, इट रूल्ड ओवर ऑस्ट्रिया हंगरी। एक ऐसा एम्पायर था, एक ऐसा आप कह सकते हैं डायनेस्टी थी या एक फैमिली थी जो कि रूल किया था किस पर? ऑस्ट्रिया हंगरी, अल्पाइन रीजन्स एंड बोमेनिया। इन 3 4 5 नियर बाई जो इनके स्टेट्स थे, जो कंट्रीज थे, वहाँ पे इसने कब्जा किया था या अटैक किया था, आप कह सकते हैं कॉलोनीज एस्टेब्लिश की थी। होप्स हो कि आप लोगों को कॉलोनीज का मतलब मालूम होगा। नेक्स्ट आते हैं पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ यूरोप। देखिए ये हमारे बुक का मिडिल ऑफ चैप्टर जो क्वेश्चन बनेगा, क्वेश्चन नंबर 23 बनेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो हमारा बना है, ये क्वेश्चन आप देखेंगे कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। सो हमें ये क्वेश्चन ध्यान से देखना चाहिए। पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ यूरोप का मतलब ये होता है कि यूरोप की जो पॉपुलेशन थी कब 18th सेंचुरी के आसपास, वो किस तरह से थी। तो कैसे थी कि वहाँ पे मोस्ट ऑफ जो थे वो पीजेंट्स थे, पीजेंट्स मीन्स फार्मर्स थे, एंड उसके बाद जिनकी क्वांटिटी कम थी वो थे टीनेंट्स, और उसके बाद जो आते थे स्मॉल ओनर्स, और लास्ट में जो आते थे वो सर्व्स आते थे। ठीक है, टीनेंट्स देखिए उन्हें कहते हैं जो किराए की ज़मीन लेके उस पर कृषि करते हैं, फार्मिंग करते हैं, उसे कहते हैं टीनेंट्स। एंड स्मॉल ओनर्स तो आप लोग जानते हैं जिनके छोटे छोटे लैंड के जो ऑनर होते हैं, और सर्व्स कहते हैं दास को। यूरोप में ऐसा होता था कि दास यानी कि ये इन पे डोमिनेंट होते थे, जो स्मॉल ऑनर्स हैं वो इन पे डोमिनेंट होते थे। किस तरह से कि अपनी ज़मीन को दे दिया कि आप खेती कर सकते हैं, और बहुत ज़्यादा उस पर टैक्स ला दिया, टैक्स अगर नहीं पे करें तो चलो आप मेरे लिए वो काम करो, लाइफ टाइम काम करोगे, पैसे या तो नहीं मिलेंगे या बहुत कम मिलेंगे, तो उनको सर्व्स कहते हैं। तो होप्स हो कि आपको ये सारे क्वेश्चंस क्लियर होंगे। 8 क्वेश्चंस हैं, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। फ्रेडरिक सोरियो कौन था? ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट इन 1848। देखिए आपको एक तो प्लेस, हिस्ट्री इज एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू प्लेस एंड ईयर, टाइम। ठीक है, तो ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट इन 1848। क्या चाहता था वो? वांटेड टू यूनिटी इन द वर्ल्ड में जो यूनिटी चाहता था। एंड अर्नेस्ट रेनान कौन थे? ही वॉज लेक्चरर, प्रोफेसर, कहाँ के? फ्रांस के थे, फिलोसफर, इनको आप कुछ भी कहें, तीनों ये कह सकते, 3 in 1 थे ये। एंड इनका भी डेट आपको याद रखना है। डेट क्या थी इनकी? 1823 से 92 तक। और उन्होंने एक लेक्चर दिया था, किस पे दिया था? नेशनलिज्म पे दिया था। कहाँ पे दिया था? सरबॉर्न में दिया था। सरबॉर्न कहाँ पे? LA में है। LA कहाँ पे? US में। एंड होप्स हो कि US का आप लोगों को पता होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आउटकम्स ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था? देखिए इसके आउटकम्स तो बहुत 5-6 कह सकते हैं, बट देयर आर 3 आउटकम्स दैट न्यू हाइम्सबर्ग कंपोज्ड। हाइम्स मैं आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं, उसको कंपोज किया गया था। नेक्स्ट है कि ओथ्स, कुछ कंट्रीज़ के लिए ओथ्स लिए गए थे, शपथ ली गई थी, कुछ कस्में खाई गई थी, और यूनिफॉर्म लॉज वहाँ पे सब जगह एस्टेब्लिश कर दिया गया था। नेक्स्ट है सिविल कोड ऑफ 1804। सिविल कोड ऑफ 1804 को नेपोलियनिक कोड भी कहते हैं, क्योंकि इसे नेपोलियन ने ही स्टार्ट किया था, इसलिए इसे नेपोलियनिक कोड कहते हैं। आपको ध्यान रखना है कि 1804 इसकी डेट थी, जिसमें उसने ऑल प्रिविलेज्ड बाय बर्थ, जितने विशेष अधिकार थे जन्म से, सबको उसने एबॉलिश कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। एस्टेब्लिश इक्वालिटी, उसने इक्वालिटी एस्टेब्लिश की थी। एंड सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, जितने भी गरीब थे या सब तरह के जो लोग थे उनको राइट टू प्रॉपर्टी का, मतलब प्रॉपर्टी रखने का उसको राइट दिया गया था। वो वॉज कार्ल कैप्सर। कार्ल कैप्सर फ्रिट्ज मैंने आपको बता दिया कि ही वॉज अ जर्मन पेंटर। देखिए क्या होता है कि नेशनलिज्म की जो भावना है, देशभक्ति की जो भावना है, राष्ट्रवाद की जो भावना है, उसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि सोल्जर ही पार्टिसिपेट करते हैं, उसमें हर कोई एक अपना एक इम्पॉर्टेंस रखता है। जैसे कि राइटर कह सकते हैं, पेंटर कह सकते हैं, पोइट कह सकते हैं, यहाँ तक कि डायरेक्टर, मूवी डायरेक्टर, एक्टर, सब कुछ, तो हम सभी को शामिल कर रहे हैं। तो इसलिए पेंटर जो थे वो अपनी पेंटिंग के जरिए कई चीज़ें बता दिया करते थे। जैसे कि फ्रेडरिक सोरियो हैं, इन्होंने बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, आप फर्स्ट पेज पे इनको देख सकते हैं कि इन्होंने क्या क्या बनाया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। कोरियर ऑफ राइनलैंड, मैंने आपको बता दिया कि राइनलैंड जो है वो सिचुएटेड है फ्रांस के नॉर्थ में। इट मीन्स कि राइनलैंड से साउथ में है फ्रांस, दैट इज सिचुएटेड इन साउथ एंड इज 790 किलोमीटर अवे फ्रॉम जर्मनी। ये दोनों प्लेसेस जो हैं वो जर्मनी में हैं, राइनलैंड और लिप्जिग। आपको दोनों ध्यान रखना है, राइनलैंड और लिप्जिग, राइनलैंड और लिप्जिग। राइनलैंड और लिप्जिग में डिस्टेंस कितना है? 500 किलोमीटर। राइनलैंड और फ्रांस में डिस्टेंस कितना है?
792 किलोमीटर। आपको ये डिस्टेंस बहुत अच्छी तरह से याद करना है। आप इसको सर्च भी करेंगे तो और आपको अच्छा लगेगा कि इनकी सिचुएशन यानी कि इनकी जो लोकेशन वो आपको पता चल जाएगी। तो यहाँ पे क्या था कोरिया ऑफ राइनलैंड में कि वो उस पर अटैक करना चाहता था, नेपोलियन उस पर अटैक करना चाहता था लिपजिग पे, बट राइनलैंड के आसपास जितने भी उसने अपने कॉलोनीज एस्टेब्लिश किए थे सारे कॉलोनीज उसके हाथ से निकल गए, सभी जो राज्य थे उसके हाथ से निकल गए। और इसको शो किससे किया गया है, एक कोरियर के माध्यम से कि कोरियर लेके जा रहा है लेकिन सारी चिट्ठियाँ उसके पीछे से निकलती जा रही हैं। व्हाट वाज द हैम्सुंग एम्पायर, मैंने आपको बता दिया, एक एम्पायर था जिसने ऑस्ट्रिया, हंगरी, अल्पाइन रीजन्स एंड बोमिनिया पे अटैक किया था, उस पर रूल किया था। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आपका पॉपुलेशन कंपोजिशन ऑफ यूरोप। पॉपुलेशन कंपोजिशन वहाँ पे यूरोप में कैसा था, मोस्ट वर पीजेंट्स, टीनेंट्स, स्मॉल ऑनर्स एंड द सर्व्स। सर्व्स का मतलब होता है दास। वहाँ पे कुछ गुलाम भी थे जो कि यूरोप में आप देख सकते थे एट दैट टाइम 18th सेंचुरी के आसपास। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है। नेक्स्ट क्लास में हम ये भी पढ़ेंगे कि नेपोलियन के काम से कुछ जो लोग थे वो खुश नहीं थे और उन लोगों को कहा जाता है कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव के साथ दो लोग और थे जिन्हें रेडिकल कहा जाता है और एक लिबरल होते हैं। आपको नेक्स्ट क्लास में लिबरल और कंजर्वेटिव्स में डिफरेंस बताया जाएगा। साथ में ये भी बताया जाएगा कि नेपोलियन का रोल कहाँ खत्म होने वाला है और साथ में आपको ये भी बताया जाएगा कि नेपोलियन के बाद कौन आता है जो कि इसको एस्टेब्लिश करता है, यानी कि जो नेशनलिज्म की जो भावना है वो यूरोप में लेके आता है। तो होप सो कि आपको ये टॉपिक क्लियर होगा। आज जो मैंने आपको करवाए हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका 23 क्वेश्चंस तक करवा दिए हैं एंड देयर आर 65 क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर। तो आप नेक्स्ट क्लास में जो भी मैंने आपको बताने वाला हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया है कि हम क्या करेंगे। तो होप सो कि आप नेक्स्ट क्लास में आफ्टर पेज नंबर 23 पढ़ के रखेंगे और ये जो भी क्वेश्चंस किए हैं इसमें आपको कहीं से भी कुछ भी अगर प्रॉब्लम लगती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, आपकी सभी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट की जाएंगी। और इसमें एक पीडीएफ भी डाला गया, उस पीडीएफ में आपको सभी आंसर मिल जाएंगे। अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम लगती है आप कमेंट में लिखेंगे। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी का कंटिन्यू करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।